डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एमएससी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भरतपुर से आपको इम्यून सिस्टम के बारे में मैंने एक लेक्चर सीरीज तैयार की है। पहले लेक्चर में हमने जनरल डिफेंस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि बॉडी में जनरल डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इम्यून सिस्टम स्पेसिफिकली और जनरल मैनर में कैसे काम करता है। तो ये सेकंड लेक्चर है और इसमें कुछ हम टर्म्स भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर्स में, जो इम्यूनोलॉजी को, हार्डकोर इम्यूनोलॉजी को समझने के लिए हमें जानना चाहिए। तो बहुत ही सरल शब्दों में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इम्यून सिस्टम जो है जनरल और स्पेसिफिक मैनर में काम करता है। स्पेसिफिक मैनर का मतलब ये है कि जैसे बहुत से बैक्टीरिया, वायरस और ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे शरीर पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या वातावरण में मौजूद होते हैं और डायरेक्ट हमारे पर अटैक करते हैं, और वो किसी भी तरह से प्रवेश पा जाते हैं, बॉडी में एंट्री पा जाते हैं और अपने मॉलिक्यूल्स को जनरेट करके बॉडी के सिस्टम को यूज करते हुए बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं यदि वो हार्मफुल है। तो इससे कैसे बचाव करता है इम्यून सिस्टम? इसके लिए क्या है कि इम्यून सिस्टम का एक सबसे बड़ी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि वो एक फॉरेन मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट में हमें सुरक्षा प्रदान करता है। फॉरेन मॉलिक्यूल्स का मतलब ये नहीं है कि कोई मॉलिक्यूल अमेरिका से आया है, कोई मॉलिक्यूल जैसे अभी चाइना से आया है। फॉरेन मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि जो बॉडी हमारी, जैसा हम जानते हैं, मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, तो वो मॉलिक्यूल हमारे शरीर से या बॉडी से बाहर का होना चाहिए, तो वो मॉलिक्यूल फॉरेन मॉलिक्यूल कहलाता है। तो ऐसे इम्यून सिस्टम कभी भी अपने मॉलिक्यूल के अगेंस्ट में काम नहीं करता, यानी अपने जो शरीर में और बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके अगेंस्ट में कभी भी इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा। ये रेयर कंडीशन होती है कभी कभी, जिसे ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि ये इसकी एक पहली कंडीशन है कि इम्यून सिस्टम अगर कोई हार्मफुल मॉलिक्यूल है तो वो फॉरेन होना चाहिए। फॉरेन मीन्स शरीर से बाहर का होना चाहिए, तभी वो उसके अगेंस्ट में काम करेगा। इम्यून सिस्टम की एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है, ये जैसा मैंने खासियत बताई कि इम्यून सिस्टम जो है फॉरेन मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट में काम करता है, और दूसरा ये है कि ये मिलियंस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मिलियंस को अगर हम इसको शुद्ध हिंदी में कहें तो करोड़ों प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके विरुद्ध ये इम्यूनिटी पैदा या सुरक्षा प्रदान कर सकता है। ये इसकी खासियत है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसका नेगेटिव है कि कोई भी मॉलिक्यूल यदि वो हार्मफुल है या बैक्टीरिया से उत्पन्न है या वायरस से उत्पन्न है, तो वो उसके अगेंस्ट में या उसके विरुद्ध में पहली बार में ये सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाता। इसीलिए क्या होता है कि आगे हम और बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे इस लेक्चर सीरीज़ में। इसके आगे की जो लेक्चर्स होंगे उसमें आपको मैं बताऊंगा कि जैसे वैक्सीन वगैरह की बनाने की ज़रूरत पड़ती है। यदि इम्यून सिस्टम मान लीजिए हर फॉरेन मॉलिक्यूल के अगेंस्ट में काम करता है, तो कोविड के अगेंस्ट में हमें कोई वैक्सीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इम्यून सिस्टम ऑलरेडी स्पेसिफिक मैनर में उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हम बीमार नहीं पड़ते। तो ये पहली बार जब शरीर में उत्पन्न यानी एंट्री होती है कोई भी मॉलिक्यूल्स की, तो उसके अगेंस्ट में ये इम्यूनिटी या पैदा नहीं कर सकता। इसलिए क्या है कि हम बीमार पड़ जाते हैं। तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा एस्पेक्ट है वो ये है, जो इसको कहना चाहिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस पॉइंट है इम्यून सिस्टम का, वो है इसमें उपस्थित या इसमें प्रेजेंट मेमोरी सेल्स। यानी जो वैक्सीन का जो आधार है या बेस है वो मेमोरी सेल्स होती हैं इम्यून सिस्टम की, जिनको हम टी सेल्स कहते हैं। तो वैक्सीन जो है इम्यून सिस्टम को कोई भी मॉलिक्यूल जिसको हम एंटीजन कहते हैं, वो मॉलिक्यूल जो है इम्यून सिस्टम को प्रेजेंट किया जाता है, और उसका स्ट्रक्चर जो होता है, ख़ास तौर से जो स्पेसिफिसिटी होती है किसी इम्यून सिस्टम की, तो उसमें आप पाएंगे कि वो उस स्ट्रक्चर को याद रखता है इम्यून सिस्टम, और उसके बेसिस पर ही उससे फाइट करता है। स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर अगर चेंज होता है तो फिर क्या होता है कि उसको फाइट करने में या उसको रिमूव करने में या उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने में बहुत दिक्कत आती है, और इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाता। जैसे आपने देखा होगा मलेरिया के केस में कि जो भी एंटीजन होता है उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, इसलिए मलेरिया की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आ पाई है।
और इम्यून सिस्टम एक ऐसा बॉडी का सिस्टम है जिसको यूज करते हुए मेडिकल साइंस में वैक्सीन्स का डेवलपमेंट किया जाता है, और इससे डेथ रेट जो हमारे बच्चों में होती थी और जो हमारे यंग लोगों में होती थी, बहुत सी ऐसी बीमारियों की वैक्सीन्स डेवलप की गई हैं। दिस इज़ ओनली द सिस्टम जिसको यूज़ करते हुए मेडिकल साइंस में वैक्सीन्स तैयार की जाती हैं, और हम बहुत सारी जो बीमारियां, बहुत ड्रेडेड बीमारियां, खतरनाक बीमारियां होती थी, उसकी वजह से आज हम बचे हुए हैं इम्यून सिस्टम को यूज़ करते हुए। अब इस स्लाइड में मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि कुछ हमें ये इम्यूनोलॉजी को समझने के लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं इम्यूनोलॉजी के, उनको समझना चाहिए, तभी हम इसको समझ पाएंगे कि इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। जिसमें सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है एंटीजन। एंटीजन का मतलब ये होता है कि कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल जैसे मैंने आपको बताया शरीर से बाहर का मॉलिक्यूल होना चाहिए, और शरीर के किसी भी ऑर्गन या किसी भी सेल्स का मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए, ये बॉडी से बाहर का मॉलिक्यूल होना चाहिए। ये इसकी पहली और सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशन है इम्यून सिस्टम के लिए। तो एंटीजन वही एंटीजन हो सकता है जो फॉरेन मॉलिक्यूल है, और ये इम्यून सिस्टम को चैलेंज करना चाहिए, यानी इम्यून सिस्टम में को एक्टिवेट कर सके, तो वो एंटीजन कहलाता है। एंटीजन कहीं से भी आ सकता है, शरीर से बाहर से, जैसे वायरस से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, और अदर सोर्सेज से भी हो सकता है। जैसा हमने आपको बताया कि इम्यून सिस्टम फॉरेन मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट में काम करता है। और किसी भी अच्छे एंटीजन बनने के लिए, यानी वो इम्यून सिस्टम को चैलेंज कर सके, उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 8000 होना चाहिए। यदि उससे कम का मॉलिक्यूलर वेट है तो वो जो है, अगर आप केमिस्ट्री समझते होंगे, तो एक अच्छा एंटीजन नहीं हो सकता। लेकिन उस कम मॉलिक्यूलर वेट वाले को भी, अगर आप प्रोटीन केमिस्ट्री के को जब हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में, तो एक एक गुड एंटीजन बनाया जा सकता है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट उसको एज ए यूज़ करना है तो कम से कम उसका मॉलिक्यूलर वेट 8000 होना चाहिए। इसी बेसिस पर क्या है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, जिसका इम्यून सिस्टम आइडेंटिफिकेशन करता है, प्रोसेसिंग करके फिर एंटीबॉडी जनरेट करता है। एंटीजन क्या है कि इम्यून सिस्टम के लिए एक स्पेसिफिसिटी यानी विशिष्टता, यानी अगर आप इसको विशिष्टता को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारा इम्यून सिस्टम कोई काम कर रहा है, तो वो एक मॉलिक्यूल के अगेंस्ट में स्पेसिफिक मैनर में काम करेगा। वो स्पेसिफिसिटी किसी दूसरे मॉलिक्यूल के लिए यूज़ नहीं की जा सकती। उसके लिए हमें अलग से दूसरी प्रकार की एंटीबॉडीज़ हैं शरीर में, वो उत्पन्न करनी ही पड़ेंगी, तभी वो उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है कि हमारे शरीर में बी सेल्स होती हैं लिम्फोसाइट्स में, और वो बी सेल्स क्या करती हैं कि एंटीबॉडी को उत्पन्न करती हैं। और ये एंटीबॉडी एक्चुअल में क्या होता है कि फाइटिंग टूल्स होते हैं, यानी इस एंटीबॉडी के द्वारा ही हम स्पेसिफिसिटी, विशिष्टता, यानी हम मान लीजिए 4 अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं जो कि अलग अलग मॉलिक्यूल से उत्पन्न है। यानी ये बीमारियां मान लीजिए ए मॉलिक्यूल, बी मॉलिक्यूल, सी मॉलिक्यूल और डी मॉलिक्यूल, ये 4 तरह के अलग मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो विशिष्टता है, जो कि एंटीजन हम इनको कहते हैं, विशिष्टता एंटीबॉडी की वजह से होंगी। चारों अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी शरीर में इम्यून सिस्टम के द्वारा उत्पन्न की जानी चाहिए। यानी मान लीजिए पोलियो की, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो हमने हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगवाई, तो वो हेपेटाइटिस की वैक्सीन जो है वो पोलियो में काम नहीं आएगी, तो उसकी विशिष्टता होती है, ये आगे जाके और ज़्यादा स्पष्ट होगा। एंटीबॉडी का हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि देखिए एंटीबॉडी होती क्या है कि ये वाई शेप स्ट्रक्चर होता है। वाई जो इंग्लिश का लेटर होता है, आप हम लोग सब जानते हैं उसको अच्छे तरह से। तो वाई के स्ट्रक्चर का अगर हम एनालिसिस करें तो इसमें वी एक स्ट्रक्चर होता है, एक आई स्ट्रक्चर होता है, तभी इसको वाई भी बोलते हैं, इसीलिए इसको वाई भी बोलते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में आप ये देखेंगे कि इसमें 4 चेन्स होती हैं। ये चारों चेन्स जो होती हैं अमीनो एसिड्स की बनी होती हैं। इसमें से 2 चेन आपको दिखाई दे रही हैं, वो बड़ी चेन है, और 2 चेन ऐसी हैं जो छोटी चेन है। बड़ी चेन को हैवी चेन कहते हैं और छोटी चेन को लाइट चेन कहते हैं। अब अगर आप ये देखेंगे कि ये चारों चेन जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है, तो इसमें वी में जो वाई से जो स्ट्रक्चर है,
इसमें वी वाला जो रीजन है, वी वाला रीजन आप पाएंगे कि इसमें क्या होता है कि ये एक्चुअल बाइंडिंग साइट रीजन कहलाता है या एफ रीजन कहलाता है। इसको फुल फॉर्म में इस तरह से भी कह सकते हैं कि रीजन विच बाइंड्स विद द एंटीजन, यानी ये रीजन एंटीजन से बाइंड करता है। और दूसरा आई वाला जो रीजन है वो जो है एंटीजन एंटीबॉडी की जब बाइंडिंग हो जाती है तो उसको क्रिस्टलाइज करता है। बाइंडिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि ये एंटीबॉडी एक फाइटिंग टूल है जिससे हमको, जो हमको बचाती है। तो कोई भी शरीर में जब एंटीजन प्रवेश करता है तो ये एंटीबॉडी बी सेल्स के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं और ये उससे बाइंड करके उसके प्रभाव को निष्क्रिय कर देती हैं, जिससे हमको कोई बीमारी नहीं होती है यदि वो एंटीजन हार्मफुल है तो। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो हैवी चेन्स हैं, जिसमें दो हैवी चेन्स आपको बड़े साइज़ की दिखाई दे रही है, उसमें आप पाएंगे कि एक चेन में लगभग 220 अमीनो एसिड्स होते हैं और लाइट चेन में 110 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो हैवी चेन जो है बड़ी होती है, जैसा कि पता ही है क्योंकि इसमें ज़्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं। इसमें वेट में भी ये बड़ी होती है, वेट में भी हैवी होती है। और लाइट चेन जो है वो लाइट होती है, इसमें लगभग 110 अमीनो एसिड्स होते हैं। जो वी वाला रीजन है इसमें भी स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स होती हैं, इनको हम CDRs कहते हैं, जो लाइट और हैवी चेन पर प्रेजेंट रहती हैं। CDR का मतलब होता है कम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन। कम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन का मतलब ये होता है दीज आर द एक्चुअल साइट्स, ये एक्चुअल साइट्स हैं जो कि एंटीजन में जाकर बाइंड करती हैं। बाइंड मीन्स उससे फाइट करती हैं। और एंटीजन में भी स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जिनको हम एपिटोप्स कहते हैं। इससे किसी भी किसी भी एंटीजन के प्रभाव को निष्क्रिय किया जा सकता है। तो ये एक टिपिकल एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है। तो आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि ये जो वी एंड आई रीजन है दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वी एंड आई रीजन क्या होता है कि जैसे जहाँ से वी, आप वाई जो लेटर देखेंगे ऊपर वी होता है नीचे आई होता है, ये एक पॉइंट पे जुड़े रहते हैं, उसको हिंज कहते हैं। ये जो हिंज है ये एंटीबॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है, यानी इसका जो वर्किंग एरिया है उस वर्किंग एरिया को बढ़ा देती है, बाइंडिंग एरिया है उसको बढ़ा देती है। तो इसका फ्लेक्सिबिलिटी से संबंध होता है और स्पेसिफिकली बाइंड करने में सपोर्ट करती है। और आई वाला जो रीजन है, वो आई वाला रीजन आप पाएंगे वो क्या करता है कि एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग को क्रिस्टलाइज करता है। तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि दो इम्पॉर्टेंट टर्म आज हमने पढ़े, जिसमें आपने देखा कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन जो है एक बाहरी मॉलिक्यूल होता है, एंटीबॉडी जो है शरीर हमारा बनाता है और स्पेसिफिकली एंटीजन से फाइट करने में एक बहुत ही डिसाइसिव रोल जो है प्ले करता है। तो आज हम सिर्फ दो ही टर्म समझेंगे और आगे के लेक्चर में फिर इसकी जो मैकेनिज्म है और दूसरे जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस।